दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने धारिता तथा संधारित्र के संबंध में यानी कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के संबंध में काफी कुछ पढ़ाई कर ली है। खासकर समांतर संधारित्र, स्फेरिकल यानी कि गोलीय संधारित्र, इसके अलावा किसी भी संधारित्र को हम किन समायोजनों में जोड़ सकते हैं, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन उसका, यानी कि समांतर तथा श्रेणी क्रम पढ़ चुके हैं। आज की हमारी चर्चा का जो विशेष उद्देश्य है वो हम फोकस करेंगे कि किस प्रकार क्या आवेशित प्लेटों के बीच, ठीक है, क्या हमें स्थिति ऊर्जा मिलती है, क्या हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो आपको जरूर छोटा क्लास याद आता होगा जहां पर आपने ये पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं स्थिति के अनुरूप। अगर यहाँ पर मास m है, इसे उठाकर आप हाइट s तक ले जाते थे तो आप वहां पढ़ाया जाता था पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो वहां पर हम क्या करते थे, द्रव्यमान को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। ठीक है, इस चीज को ही हम लोग क्या कहते थे सर, ये जो स्टोर होगी इसके नाते एनर्जी, वो हमारी क्या होगी, mgh होगी। अब सवाल उठता है सर, स्थिति ऊर्जा का कॉन्सेप्ट यहाँ प्लेटों के बीच कहां से आता है? ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां पर कहां से आता है, किस जगह से आता है, कैसे आप समझते हैं? आइए समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है और कैसे उसके लिए हम लोग डेरिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले थोड़ी सी बातें जो आप पीछे कर चुके हैं, आपको अच्छे से याद होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, Q, और जिससे रिलेशन मिला था Q बाई C। अब इसे आप चाहें Q बराबर CV वगैरह ये सब लिख सकते हैं, अपनी आवश्यकता जैसी पड़ेगी उसके आधार पर या उसके अनुसार। ठीक है, दूसरी चीज आप सभी जानते हैं, अगर दो पैरेलल प्लेट, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लें तो इनके बीच में हमारे पास जो हमको जो कैपेसिटेंस मिलेगा उसका मान कितना होगा? तो आपने पढ़ा हुआ A साइलेंस 0 K अपॉन, याद आ रहा है, D, जहां A क्या है, इस प्लेट की एरिया। ठीक है, A क्या है, इस प्लेट की एरिया या इस प्लेट की एरिया, दोनों प्लेट की एरिया तो सेम ही होगी, इनके बीच की डिस्टेंस D। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था C के लिए, A साइलेंस 0 K अपॉन D। ये सारी बातें आपने पिछले वीडियोस में पढ़ी हुई हैं। हम क्या बात करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी पर स्पेशली फोकस कर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पर फोकस करने वाले हैं। सवाल उठता सर पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से, पहले वो तो समझाइए। तो चलिए हमने एक चालक ले लिए, क्योंकि इसी चालक को आवेशित कर कर उसके पड़ोस में एक और प्लेट रखकर हम संधारित्र बनाते हैं। तो प्रारंभ में जब हम इसको चार्ज देने का प्रयास करेंगे, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज ही दे रहे हैं, इमेजिन कर लें कि हम पॉजिटिव चार्ज ही दे रहे हैं, आवेश के नाम पर इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। तो पहले इसके पास कुछ नहीं था, ये निर्धन था, बिल्कुल खाली था। तो इसलिए जब हमने इसको चार्ज देना शुरू किया तो इसे जो भी मिला, चाहे पॉजिटिव चार्ज देते चाहे निगेटिव चार्ज देते, बहुत ही स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता। पर थोड़ी देर बाद क्या होता, जब इसको पॉजिटिव चार्जेस हम देते चले गए तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब इसके ऊपर जब चार्ज आ जाएगा तो अगला पॉजिटिव चार्ज जो कि हम इसको देना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, अब ये उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगा? तो जवाब नहीं में आने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कूलाम बल यानी कि कूलाम्बियन फोर्स यहां पर एक्ट करेगा दो पॉजिटिव चार्जों के बीच में। और आप जानते हैं यहां पॉजिटिव चार्जों के बीच में यानी कि समान स्वभाव वाले चार्जेस के बीच में, सेम नेचर वाले चार्जेस के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? तो याद करिएगा, आपको पढ़ाया गया प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन। तो यहां रिपल्सन कार्य करेगा जो इस चार्ज को, नए चार्ज को इस चालक पर जाने से रोकेगा, मना करेगा, कहेगा भैया ना आओ, पहले से यहां बड़ा भीड़ है, कहां तुम चले आ रहे हो। ठीक है, लेकिन मामला ये है कि हम तो चाहते हैं इसे चार्ज देना, तो हम इसके साथ जिद्द या जाति करेंगे। उस जाति को हमारे यहां वर्क डन कहते हैं, यानी कि कृत कार्य कहते हैं। मतलब हम इसके ऊपर जबरदस्ती करेंगे कि भैया तुम्हें ये चार्ज लेना पड़ेगा, और लेने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। यही एक्स्ट्रा वर्क जो आप देख रहे हैं, यही आगे चलकर हमारे वैद्युत क्षेत्र के पास यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास
प्लेटों के बीच में आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर ये प्लस माइनस हमने समझा है तो इनके बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, सॉरी गलत, प्लस से किसकी तरफ, माइनस की तरफ ऐसे होगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र के पास हमारे पास यही कृत कार्य जो हमारा है वो वैद्युत क्षेत्र के पास स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दिया है, स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी कि अगर जितना हम यहां पर कार्य करते जाएंगे हो जाएगी, जितना हम कृत कार्य यहां पर करते जाएंगे, जितना हम चार्ज और इसको देते जाएंगे, हर बार इसके ऊपर चूंकि पहले से चार्ज होगा हमारा कृत कार्य बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा और ऐसी स्थिति में हमारा जो ये कार्य है वहीं आगे चलकर वैद्युत क्षेत्र के पास स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये पहली बात तो समझ में आ गई है, कहानी क्लियर हो गई है कि स्थित ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हमें कहां से मिलती है और कहां स्टोर होती है। कोई पूछ बैठे कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है, तो आंसर होगा इन दोनों प्लेटों के बीच। किसके पास होती है, जवाब है वैद्युत क्षेत्र के पास। हम दे देते कि भैया रख ले, तेरे पास मेरा स्थित ऊर्जा पड़ा रहेगा, ठीक है। और ये स्थित ऊर्जा यहां से अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो ये वर्ग डन के बराबर होगा। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। स्थित ऊर्जा को जनरली इस चैप्टर के दौरान हम किससे दर्शा रहे हैं, शुरू से ही आपको याद होगा U से। तो U बराबर W, परिमाण में U और W के मान आपस में बराबर होंगे। तो अब इतनी कहानी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब आइए जरा समझ लेते हैं ये कृत कार्य का मान कितना होगा और उसी की सहायता से U की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आ गई होगी, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहां पर हम कैलकुलेशन पोर्शन में आते हैं, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। हमने क्या किया, पहले से किसी चालक पर Q चार्ज है, उसका पोटेंशियल V है, या मान लेते हैं ये कोई संधारित्र है जिस पर पहले से एक चार्ज है Q है, ठीक है, और उसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो इस स्थिति में अगर हमसे कोई पूछे कि सर V का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं V बराबर क्या होगा, Q बाई C होगा। यहां तक क्लियर है। अब मामला यहां के बाद थोड़ा सा कहानी ट्विस्ट लेती है, क्योंकि हम वर्क डन जानना चाहते हैं। और आप जानते हैं वर्क डन निकालने का एक ही प्रोसीजर होगा कि हम छोटा वर्क निकाल लें और उस छोटा वर्क का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन कर दें। फिर से मैं अंडरलाइन करूंगा, आप हमेशा छोटा यहां पर स्मॉल वर्क निकालते हैं क्योंकि वो निकालने में आसान होगा, dw निकाल लेते हैं, और इसी का अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो यही dw बड़ा वाला w बन जाता है, यानी कि कुल कार्य बन जाता है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से समझे रहिएगा, इंटीग्रेशन में अगर dm का मतलब छोटा मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया, तो ये बन जाएगा कंप्लीट m, यानी कि उसका मान बड़ा हो जाएगा। वैसे जनरली हम यहाँ पर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब सॉरी यहाँ पर एक कांस्टेंट c लगाते हैं, पर इसका कोई बहुत ज्यादा मकसद है नहीं। अब देखिएगा यहां से हमारे लिए समाकलन का फॉर्मूला यानी कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमें जब तक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आएगा हम यहाँ पर डेरिवेशन में अपने आप को समस्याग्रस्त पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप बायोलॉजी के ट्रैक से आए हों या फिर मैथ के ट्रैक से आए हों, हम लोगों ने समाकलन या इंटीग्रेशन पर वीडियो अपलोड कर दिया है बेसिक, उसको जरूर देख ले। एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 7 के नाम से मैथ की प्लेलिस्ट में आप पा जाएंगे। सेकेंड ईयर में समाकलन या इंटीग्रेशन इसे हम बोलते हैं, वहां पर आप चैप्टर नंबर 7 की प्रस्तावना और 7.1 केवल पढ़ लीजिए, बस इतना ही आपके लिए इंटीग्रेशन काफी है, खासकर जो बायोलॉजी ट्रैक वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला भी मैं और यहां पर इंक्लूड कर देता हूं, वो है x के पावर n dx। इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा, x के पावर n का फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो x के पावर n+1 अपॉन में n+1 आगे प्लस c लग जाएगा। जैसे कोई पूछ बैठे सर कोई एग्जांपल जरा समझाइए रखकर इस पर, तो जवाब है x² dx हमने लगा दिया। अब पूछे कि सर जी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x के पावर 2+1 अपॉन में क्या लगा देंगे 2+1 और आगे क्या कर देंगे प्लस c कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें बड़े ही आसानी से अपना फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सवाल ये करते हैं कि सर इस प्लेट को हमने थोड़ी ज्यादती की और dq आवेश दिया, जबरदस्ती किया, क्योंकि इस पर पहले से पॉजिटिव चार्जेज हैं
तो ये इसका विरोध करेगा, कहेगा भैया मैं लेना नहीं चाह रहा हूं लेकिन हम तो देना चाह रहे हैं, और इसके लिए हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा, dw। अब जरा बताइए, आपने पहले से एक संबंध पढ़ा हुआ है V बराबर W बाई क्यू, पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, V बराबर W बाई क्यू। पोटेंशियल क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ W के नाम पर dW है और Q के नाम पर dQ है, मतलब ये दोनों स्मॉल स्मॉल अमाउंट में है। तो अब हमको W निकालना है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आगे लिखा V dQ। अब यहाँ पर हम क्या क्या चाहते हैं, समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, ताकि हमको बड़ा W मिल जाए। तो ये बड़ा W हो गया। V के जगह हम क्या रखेंगे, जरा वापस देख लीजिए, V की वैल्यू क्या होती है, Q बाई C होती है, आगे dQ है, C हमारा कांस्टेंट होता है, ये बाहर आ जाएगा। और ये आपको अगर आप ना समझ पाए तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखूंगा ताकि आपको फॉर्मूले से कंपेयर करने में सुविधा हो। ये देखिएगा जरा, इसको मैं डॉटेड लाइन से x और x कर देता हूं यहां पर। अब आपको दिख रहा होगा ये x dx है, क्या है, x dx, और इसके पावर पर क्या है, 1 है, x के पावर 1 dx, x के पावर 1 dx, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए इसका बोलिएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोई पूछेगा तो जवाब होगा सर ये हो जाएगा x के पावर जितना भी हो उसमें एक बढ़ा देना है। तो q के पावर में 1 था, एक बढ़ा दीजिए, और अपॉन में यही टोटल पावर जो ऊपर होता है वो नीचे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 + 1 आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कृतकार्य का फॉर्मूला दिखाई देने लगा है, और ये कितने के बराबर है, थोड़ा बहुत इसको और अच्छा बना लेंगे ताकि हमको रटने में, यूज करने में कंफर्टेबल रहे। तो इसके लिए देखिएगा हमने क्या कहा, सर W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/c इंटू 1/2, आगे क्या है, Q के पावर 2 मतलब Q², और Q के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा बताइएगा। हम कहेंगे सर Q बराबर क्या होता है हमारा CV, तो इस Q के जगह अगर हम CV रख दें तो CV का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर जी क्यों फालतू काम कर रहे हैं, तो जवाब बहुत ही सिंपल है, इसको रखने के बाद मैं जवाब दूंगा कि W या इसी को अब आप U बोल सकते हैं, यानी कि स्थित ऊर्जा बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, का फॉर्मूला हो गया U बराबर ½ CV²। ठीक है, ये बहुत कुछ प्रेरित करता है। अगर आपको याद हो, काइनेटिक एनर्जी याद हो, ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा याद हो, तो उसका फॉर्मूला होता था ½ mv²। मैच कर रहा है कुछ, जहां C है, ठीक है, जहां M है वहां क्या आ गया C, बाकी सब कुछ वैसा ही देखने में लग रहा है, लेकिन वहां पर M का मतलब द्रव्यमान था, V का मतलब वेग था, काइनेटिक एनर्जी। उस फॉर्मूले से थोड़ा कंपेयर करके इसको याद रखने में आपको कंफर्टेबल फील हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी का मान मिल चुका अब हमको कितना, ½ CV², ½ CV², ठीक है, कोई डाउट इसमें। और ये भी हमको पता चल चुका है कि जो वर्क डन है वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित यानी कि कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी हेडिंग यहाँ पर, मैंने अभी अभी आपको संधारित प्लेट के बीच में एक कॉन्सेप्ट समझाया कि संधारित प्लेटों के बीच में अगर मैं पूछूं, संधारित प्लेट अगर हम ले लें और वहां पर आपसे कैपेसिटेंस उसका पूछा जाए, तो आपको बताया गया है C बराबर A साइलन 0 K/D, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, सामान्य चीजों का आयतन क्या होता है? अगर मैं पूछूं वॉल्यूम किसी भी चीज का आपको पूछूं, तो आप तुरंत, शायद बहुत बच्चे होंगे कहेंगे सर जी ये बताइए घन का क्या, घन पूछ रहे हैं, घनाभ पूछ रहे हैं, बेलन पूछ रहे हैं, या गोला पूछ रहे हैं। तो जवाब हुआ सर ऐसा कुछ नहीं, मैंने केवल आयतन का फॉर्मूला पूछा है, वॉल्यूम का। तो आप याद करिएगा, छोटे क्लास में आपको इसका सिंगल और सिंपल फॉर्मूला बताया गया है। वो क्या है कि आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। फिर से मैं याद करा दूं आपको जरा, आयतन या वॉल्यूम बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। याद आ रहा है, गुणे ऊंचाई, या लंबाई भी आप कह सकते हैं, लंबाई भी चल जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी में बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है, या लेंथ जो भी कह लीजिए आप, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब अगर मैं यहां पर अपने इस बीच वाले भाग का आयतन पूछ लूं कि प्लेटों के बीच में कितना वॉल्यूम है, इन प्लेटों के बीच का ये वॉल्यूम जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर कोई पूछ ले तो जवाब होगा प्लेट एरिया हम A मानते हैं,
इनके बीच की जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो d मानते हैं, तो इस हिसाब से हमारा आयतन हो जाएगा a इंटू डी, a इंटू डी हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप सोच रहे होंगे सर जी ये फालतू की चीजें आप क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है, हमारे पास एक छोटी सी हेडिंग है। वो हेडिंग क्या है? समांतर प्लेटों के बीच, ठीक है, समांतर प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। क्या है क्वेश्चन? ऊर्जा घनत्व। तो ये हमारी अगली हेडिंग है, छोटी सी प्यारी सी ऊर्जा घनत्व। क्या होता है इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बारिश की प्यारी प्यारी छमछम बाहर हो रही है और मैं भी थोड़ा बहुत भीग कर यहां तक पहुंचा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा शर्ट भी काफी भीगा हुआ है, तो काफी आनंददायक मौसम है, टॉपिक भी काफी आनंददायक है। थोड़ा केयर करेंगे तो बड़े ही आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी क्या है? तो यहां पर मैं कहूंगा एनर्जी यानी कि कौन सी एनर्जी? अभी क्या पढ़ा आपने? पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि आयतन। यानी कि फिर से मैं बोलूंगा स्थिति ऊर्जा एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मुझे लगा देना चाहिए आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप निकाल दें तो ये हमारा क्या कहलाता है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो चलिए आइए इसको निकाल कर देखते हैं। ऊर्जा तो आपको मिल ही गया है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम किसी को होगा। तो जरा बताइए खट से मुझे कि ऊर्जा का मान हमारा कितना है? तो जवाब है सर हमारा ऊर्जा है हाफ सी वी स्क्वायर। अब आप काफी हद तक मेंटली प्रिपेयर भी हैं। सी की वैल्यू किसी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए कितना होता है? तो जवाब है सर ए साइलन 0 डी। ठीक है, और यहां पर क्या लगा दिया हमने? के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आगे कितना हमारे पास है? वी स्क्वायर है, तो हमने वी स्क्वायर वहां लगा दिया। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अब आप थोड़ा सा एक रिलेशन याद करिएगा, पिछले टॉपिक में भी हमने यूज किया और काफी इंपॉर्टेंट भी है। हम लोग इसको कहते थे विभव प्रवणता। ठीक है, V बाई डी बराबर आपको पढ़ाया गया था E, याद आ रहा है? V बाई डी बराबर क्या पढ़ाया गया था? E। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, इसको हम लोग प्रवणता बोलते थे, विभव प्रवणता। ठीक है, तो V बाई डी बराबर क्या होता है? E। तो यहां पर अगर आप गौर करिए तो ऊपर V भी है, नीचे D है, लेकिन दोनों की घातें इनके पास पास आने की अनुमति नहीं दे रही हैं। तो मैंने एक सिंपल सा काम किया, कहा सर जी एक काम करते हैं, यहां पर स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर पैदा करते हैं। कहे सर जी कैसे नीचे स्क्वायर पैदा करेंगे? हम कहेंगे डी स्क्वायर लगाएंगे, बगल में डी का गुणा। ये डी जब चाहे एक डी को क्या कर सकता है? काट सकता है, पर कटवाने की नीयत अपनी नहीं है। हम इस स्क्वायर को ऐसे घेरेंगे और एक साथ कंप्लीट स्क्वायर लगा देंगे। अब ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की याद दिला रहा है, ध्यान दीजिएगा, हाफ साइलेंट 0 के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हुआ। और अगर आप गौर कर रहे हो तो यहां पर A इंटू डी भी आ रहा है, और A इंटू डी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जवाब हुआ सर वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को थोड़ा सा मैं जानबूझकर ऐसे बना रहा हूं, याद करिएगा, वॉल्यूम बराबर क्या होता है हमारा? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी कि बेस एरिया इंटू हाइट। तो हम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा काम देखिए बन चुका है। इधर हमारे पास U है, राइट हैंड में हमारे पास है हाफ साइलेंस 0 के ई का स्क्वायर और साथ में वॉल्यूम। अगर ये नीचे आ जाए तो U बाई V हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, और नीचे क्या लगा सकते हैं हम? पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन। ठीक है, तो स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा एकांक आयतन पर कितने के बराबर? हाफ के साइलेंस 0 ई का स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन निकल आया है। ठीक है, बाकी आप पुरानी बातें जानते हैं। अगर यहाँ वायु हो यानी कि एयर हो या निर्वात हो, तो इस केस में हमारे के की वैल्यू कितनी हो जाती है? जवाब है सर 1। तो U बाई V की अगर वैल्यू कोई पूछे तो हाफ 1
साइलेंस 0 ई का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बड़े ही आराम से ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, स्थिति ऊर्जा का, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया होगा ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं। अब एक चीज मन में आती है बार बार हमारे, क्या हम बोल रहा है कि ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, क्या यूज है आखिर कैपेसिटर का सर? एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि हमने शुरू में ही पढ़ा कि ये चार्ज को चार्ज को इकट्ठा करने के काम में आता है, यानी कि चार्ज को हम अगर स्टोर करना चाहें तो वहां पर ये काम में आता है। ये बात तो हमें सर चैप्टर शुरू होते ही समझ में आ गई थी, डिफिनेशन से क्लियर हो गई थी। पर क्या कैपेसिटर का और भी कोई यूज है? हम कहां कहां कैपेसिटर का यूज ले सकते हैं? अगर हमसे ये कोई पूछे तो हमारा जवाब क्या होगा? तो जवाब है सर कैपेसिटर के हमारे बहुत सारे यूज है। एक तो आपने खुद ही बता दिया कि आवेश का संरक्षण करने में, दूसरा है इन प्लेटों के बीच में, अभी अभी आपने तुरंत पढ़ा, इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र होता है जिसके पास हमारा कौन सी ऊर्जा, स्थित ऊर्जा भी संचित होती है, यानी कि उसका भी संचय करने में, स्थित ऊर्जा को भी संचित करने में, इन स्टोरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट, ठीक है। और तीसरा फायदा क्या है, आपके घरों में कभी कभी लाइट लुक 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 करती है जिसे हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं, कहते हैं भैया वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं या परेशान हैं तो हमारा जो संधारित्र है वो ऐसी समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान है। आप जब चाहें अपने घरों में इस कैपेसिटर का प्रयोग कर कर अपने आप को फ्लक्चुएशन से, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचा सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज ये भी है, एसी का पल्स जो है वो चेंज कर देता है। एसी का पल्स जो है कैपेसिटर चेंज कर देता है और उसे डीसी बना देता है। पल्स मतलब होता है नब्ज, नॉर्मल मतलब तो नब्ज से होता है, पर हमारे यहाँ फिजिक्स में उसे हम बोलते हैं स्पंदन। आप जब नब्ज पकड़ते हैं तो दुख 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 की कुछ ऐसी आवाज आती है, उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। तो उसके इस चीज को चेंज कर कर एक लाइन में, एक दिशा में कर देता है और उसे दिष्ट धारा में, एसी को यानी कि हमारे प्रत्यावर्ती धारा को वह डीसी में यानी कि डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा में भी बदलने के काम में आ जाता है, ठीक है। आप कभी कभी देखे होंगे आपके घरों में तार अचानक टूट जाए, अचानक से टूट जाए, तो वहां स्पार्किंग पैदा होती है, यानी कि चिंगारी पैदा होती है। तो ऐसी चिंगारी से बचाव भी हमारा कैपेसिटर करता है। तो कैपेसिटर के इतने सारे यूजेस हैं। इसके अलावा भी आप अगर किसी पैरावैद्युत का कैरेक्टर जानना चाहें तो सबसे अच्छा है कोई भी पकड़ ले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर खासकर, और उसके बीच में उस परावैद्युत को भरकर हमारे वैज्ञानिक उसका स्वभाव, उसका नेचर, उस परावैद्युत का, डाइलेक्ट्रिक का कैसा होता है ये पता कर लेते हैं। तो फिर से सुन लीजिएगा क्या क्या लाभ है हमारे कैपेसिटर के। एक बार चार्ज को संचित करने में यानी कि आवेश को संचित करने में, स्थित ऊर्जा को संचित करने में, वोल्टेज को, फ्लक्चुएशन को सही करने में, एसी को डीसी में बदलने में, साथ ही साथ अचानक होने वाली स्पार्किंग से बचाने में, और अंतिम चीज है परावैद्युत के स्वभाव लक्षणों को समझने या अध्ययन करने में। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, आपके प्यारे प्यारे आनंद सर को इंतजार रहेगा। तो प्लीज कमेंट शेयर बनाते रखिएगा ताकि इस लॉकडाउन में आपसे बातचीत का तो यही जरिया है, फिलहाल बातचीत होती रहे और काम आगे बढ़ता रहे। कुछ रुकना नहीं चाहिए संसार में। हमने अगर सांस लेना नहीं बंद किया, अगर हमने खाना नहीं बंद किया, तो पढ़ाई क्यों बंद रहे? जिस तरीके से भी हो करना चाहिए, अभी बाध्यता है, बाद में ऑफलाइन में भी हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।